शिवपुर गांव पहाड़ी की तलहटी में बसा एक छोटा शांत गांव था। यहाँ की हवा में एक अजीब सी सादगी और ठहराव था। लोग सरल थे, उनकी जरूरतें कम थीं और वे अपनी छोटी सी दुनिया में मग्न रहते थे। इसी गांव के एक छोर पर, जहाँ खेतों की हरियाली खत्म होती थी, एक पुराने से मिट्टी के घर में अनन्या अपनी माँ सविता के साथ रहती थी। यह घर, जो कभी माधव की हंसी से गूंजता था, अब 6 महीने से मौन हो गया था। माधव, अनन्या के पिता और सविता के पति, एक छोटी सी बीमारी के बाद अचानक सबको छोड़कर चले गए थे। तब से यह घर जैसे सांस लेना भूल गया था। घर में अब बस 2 ही सांसें बची थी, माँ और बेटी। दोनों एक दूसरे का सहारा थीं, एक दूसरे की चुप्पी को पढ़ लेती थीं। लेकिन कुछ दिनों से सविता की तबीयत भी नासाज रहने लगी थी। उसके चेहरे की बची खुची रौनक भी चली गई थी। उसकी आंखों के नीचे गहरे गड्ढे पड़ गए थे और उसकी सूखी खांसी रात के सन्नाटे को किसी चाबुक की तरह चीरती रहती थी। एक शाम, जब सूरज पहाड़ी के पीछे छिप रहा था और आसमान सिंदूरी हो रहा था, सविता ने अपनी चारपाई से अनन्या को आवाज दी। अनन्या, बेटी जरा इधर आ। क्या हुआ माँ? आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। वैद्य जी को बुला लाऊं? नहीं, वैद्य क्या करेगा। अनन्या, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है बेटी। मालूम नहीं क्यों, पर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई अनहोनी होने वाली है। अनन्या का दिल धक से रह गया, लेकिन उसने खुद को संभाला। नहीं माँ, आप ऐसा क्यों सोचती हैं? आप बस थक गई हैं। कल रात भी आप ठीक से सोई नहीं। कैसे सोऊं बेटी? जब से तेरे बाबा गए हैं, यह घर काटने को दौड़ता है। मुझे डर लगता है, अगर मुझे कुछ हो गया तो तेरा क्या होगा? तू अकेली कैसे रहेगी इस जालिम दुनिया में? नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप चिंता ना करें, भगवान सब ठीक करेंगे। वैद्य जी ने कहा है ना, बस कुछ दिन का आराम है और आप फिर से पहले जैसी हो जाएंगी। फिर हम दोनों मिलकर खेत में काम करेंगे। सविता ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी बेटी के चेहरे को देखती रही, मानो उसे अपनी आंखों में, अपनी आत्मा में बसा लेना चाहती हो। तू बहुत भोली है अनन्या। दुनिया वैसी नहीं है जैसी तू सोचती है। माँ, आप सो जाएं, मैं आपके लिए हल्दी वाला दूध लाती हूँ। सब ठीक हो जाएगा। अगली सुबह चिड़ियों की चहचहाहट से अनन्या की आंख खुली। सूरज की किरणें आंगन में लगे नीम के पेड़ से छन कर आ रही थीं। वह उठी और आदतन माँ की चारपाई की तरफ देखा। माँ अभी तक सो रही थीं। माँ आज भी नहीं उठी। वो तो रोज सुबह मुझसे पहले उठकर पूजा कर लेती थीं। शायद रात की दवा से गहरा आराम मिल गया। चलो, आज सोने देती हूँ। थक गई होंगी, मैं सारा काम कर लूंगी। अनन्या चुपचाप उठी। उसने आंगन बुहारा, कोनों में जमी धूल साफ की, कुएं से पानी के 2 घड़े भरे और घर के सारे काम निपटा लिए। उसने माँ के लिए जौ का दलिया भी तैयार कर लिया। जब धूप आंगन के बीचों बीच आ गई, तब वह माँ के पास गई। माँ, अब उठे ना। देखें, धूप सर पर आ गई है। मैं सब काम कर चुकी हूँ। अब चलें, थोड़ा पानी पी लें, कुछ खा लें। लेकिन सविता ने कोई जवाब नहीं दिया। उसका शरीर शांत था, इतना शांत कि अनन्या का दिल बैठने लगा। माँ। अनन्या ने उसे धीरे से हिलाया। कोई हरकत नहीं हुई। माँ। उसने जोर से पुकारा। उसकी आवाज में डर समा गया था। उसने माँ का हाथ पकड़ा, जो बेजान होकर नीचे गिर गया। एक पल में अनन्या की दुनिया उजड़ गई। वह समझ गई कि उसकी माँ की रात में ही मृत्यु हो चुकी थी। माँ की घबराहट सच निकली थी। माँ, ये क्या हुआ? माँ उठे ना, मुझे डर लग रहा है। माँ, आपने कहा था आप मुझे छोड़कर नहीं जाएंगी। माँ। अनन्या की चीखें घर की खामोशी को तोड़ती हुई बाहर गली तक पहुंच गईं। उसकी चीत्कार सुनकर पड़ोस की औरतें और गांव के कुछ लोग दौड़े चले आए। गांव के एक बुजुर्ग शंकर वैद्य, जो उनके पारिवारिक मित्र भी थे, सबसे पहले पहुंचे।
उन्होंने घर के बाहर ही अनन्या की चीख सुन ली थी। अनन्या बेटी, क्या हुआ? अरे क्यों चीख रही हो? बताओ क्या परेशानी है? वैद्य जी, देखिए ना, मैं कब से माँ को जगा रही हूँ, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोल रही हैं। वो हिल भी नहीं रही हैं। देखिए ना। शंकर वैद्य का दिल बैठ गया। वह जानते थे कि सविता की हालत ठीक नहीं थी, लेकिन इतनी जल्दी। उन्होंने आगे बढ़कर सविता की नब्ज जांची, आंखों की पुतलियां देखीं और फिर चुपचाप पीछे हट गए। बेटी, खुद को संभालो, अब कुछ नहीं किया जा सकता। तुम्हारी माँ रात में ही इस दुनिया को अलविदा कह गई। वो अब कभी नहीं उठेंगी। नहीं, ऐसा मत कहो। वैद्य जी, ऐसा मत बोलो। पहले पिताजी को छीन लिया और अब माँ को भी। क्या मैंने कोई पाप किया था जो भगवान ने सब मुझसे छीन लिया? अब मैं किसके सहारे जीऊंगी? कौन है मेरा? हे ईश्वर, क्या यही देखना बाकी रह गया था? मौजूद औरतें अनन्या को संभालने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन उसका दुख अथाह था। बेचारी बच्ची अनाथ हो गई। यह बच्ची इतना बड़ा दुख इतनी कम उम्र में कैसे सहेगी? सहेगी कैसे, वो तो बात की बात है। पहले ये सोचो, अब ये किसके घर जाएगी? कौन इसका सहारा बनेगा? शंकर वैद्य ने भारी मन से बाहर खड़े लोगों से कहा, जाओ, अंतिम संस्कार की तैयारी करो। जो होना था वो हो गया। सभी गांव वालों ने मिलकर सविता का अंतिम संस्कार कर दिया। चिता की आग ठंडी हो चुकी थी, लेकिन अनन्या के दिल में जलती आग को बुझाने वाला कोई नहीं था। रीति रिवाज पूरे होने के बाद असली सवाल सबके सामने खड़ा था। अब अनन्या का क्या होगा? अगले दिन गांव के मुखिया जी ने अपने घर के बाहर चौपाल पर पंचायत बुलाई। गांव के कुछ संभ्रांत लोग और अनन्या के कुछ दूर के रिश्तेदार वहां मौजूद थे। देखो भाई, माधव और सविता दोनों ही भले लोग थे। आज उनकी बेटी अकेली रह गई है। हम सब गांव वाले हैं। हमारा फर्ज बनता है कि हम इस बच्ची के बारे में सोचें। उन्होंने अनन्या के एक दूर के रिश्तेदार रामलाल की तरफ देखा। रामलाल, तुम तो माधव के ममेरे भाई लगते हो। घर में जगह भी है, क्यों नहीं तुम ही? मुखिया जी, आप तो मेरी हालत जानते हैं। 2 बेटियां पहले से हैं, ब्याहने लायक हो गई हैं। घर का खर्चा जैसे तैसे चलता है। मैं और किसी को पालना मेरे बस की बात नहीं है। मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझे माफ कर दो। एक और रिश्तेदार बोला, मुखिया जी, कहने को खून का रिश्ता है, पर अपना पेट पालें कि इस लड़की को पालें। जमाना बहुत खराब है। तुम सबको थोड़ी भी शर्म नहीं आती? एक मासूम बच्ची जिसके सिर से मां बाप का साया उठ गया, इस तरह रो रही है और तुम लोग उसे बोझ समझ रहे हो। उसके आंसू नहीं दिख रहे तुम्हें? पर मुखिया जी। चुप रहो सब। उसके तो अपने चाचा और चाची हैं, वही उसका असली सहारा है। कोई इसे नहीं रख सकता तो वो रखेंगे। आखिर खून का रिश्ता भी कोई चीज होती है। मुखिया जी ने तुरंत एक आदमी को कौशल्यापुर गांव भेजा। जाओ, कैलाश को बुलाकर लाओ। उसे बताओ कि उसकी भाभी अब इस दुनिया में नहीं रही। उसकी भतीजी अब अकेली हो गई है। यह उसी की जिम्मेदारी है। कहो, मुखिया ने तुरंत बुलाया है। घंटों बाद जब दोपहर ढल रही थी, शंकर वैद्य कैलाश को लेकर सभा में आए। कैलाश अनन्या के पिता माधव का छोटा भाई था। वह अनमना सा लग रहा था, जैसे उसे जबरदस्ती लाया गया हो। उसके चेहरे पर भाभी के गुजर जाने का कोई दुख नहीं था, बस एक चिड़चिड़ाहट थी। कैलाश, हमें बहुत दुख है कि तुम्हारी भाभी नहीं रही। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। बात यह है कैलाश, तुम्हारे भाई भाभी तो चले गए। अब यह अनन्या है, तुम्हारी भतीजी। अब तुम्हें ही इसे अपने घर रखना होगा। इसका कोई नहीं बचा। अब वो अकेली बच्ची है और वो तुम्हारा ही खून है। कैलाश यह सुनते ही भड़क उठा। क्या मैं रखूं इसे? मुखिया जी, आप होश में तो हैं? अरे मैं क्यों रखूं इसे? मेरे अपने खर्चे पूरे नहीं हो रहे हैं। 2 बेटे हैं,
रमेश और सुरेश, घर में काम धंधा नहीं है, ऊपर से मेरी बीवी कमला आए दिन बीमार रहती है, उसकी दवा दारू में ही सब चला जाता है। और अब भतीजी को भी पालूं? क्या मतलब है? इसको कोई और क्यों नहीं रखता? अरे कैलाश, शर्म कर। यह तेरा खून है, तेरे बड़े भाई की निशानी है, यह तेरा फर्ज है। तू अगर नहीं रखेगा तो फिर कौन रखेगा? बोल। और जब भगवान तुझसे सवाल पूछेगा तो क्या जवाब देगा? कैलाश गुस्से में बोला। मैं किसी को कोई जवाब नहीं देना चाहता। मुझे किसी की फिक्र नहीं है। भाई ने जीते जी कभी मेरी मदद की क्या, जो मैं मरकर उसकी बेटी का बोझ उठाऊं? हाँ, मैं किसी को नहीं रख सकता और ना मुझे किसी से हमदर्दी है। बस मेरा रास्ता छोड़ो। कैलाश इतना कहकर पंचायत से गुस्से में चला गया, बिना एक बार भी अनन्या की तरफ देखे। कितना बेशर्म निकला सगा चाचा, जिसने अपनी ही भतीजी को इस हालत में छोड़ दिया। अरे वक्त सब देखता है, एक दिन उसे भी जवाब देना पड़ेगा। मुखिया जी, अब मुझे किसी की जरूरत नहीं है। मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। मेरे माँ बाप ने मुझे मेहनत करना सिखाया है। मैं अकेले रहूंगी इसी घर में, अपनी माँ की तरह मेहनत करके खुद को जिंदा रानी रखूंगी। आप सबका शुक्रिया, पर मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं। और अनन्या उसी पुराने छोटे से घर में अकेले रहना शुरू कर देती है। उधर कौशल्यापुर पहुंचकर कैलाश सीधा अपने घर में घुसा। उसकी पत्नी कमला, जो खाट पर लेटी खांस रही थी, उसे देखकर उठ बैठी। आ गए, बड़ी देर लगा दी। कहाँ गए थे सुबह सुबह गांव वालों के साथ? अरे वो भाई साहब तो पहले ही नहीं रहे थे, अब भाभी भी हमें छोड़कर चली गई। तो क्या, गांव वालों ने पंचायत बिठा ली, जबरदस्ती उस लड़की अनन्या को मेरे साथ रखने को कहा। क्या कहा? उस लड़की को यहाँ लाओगे हमारे घर? अरे नहीं, मैंने साफ मना कर दिया कि मैं नहीं रखूंगा उस लड़की को। अरे जो अपने माँ बाप को खा चुकी है, कौन जाने हम दोनों को भी ले डूबे। मनहूस है वो। जी, आपने बहुत अच्छा किया। हमारे घर में पहले ही परेशानियां कम नहीं हैं। 2 लड़के हैं, कल को उनका ब्याह करना है। ऊपर से किसी और का बोझ उठाना हमें मंजूर नहीं है। बहुत अच्छा किया जो मना कराए। अब सुनो, मैंने सोचा है खेत में इस बार कुछ अलग करना चाहिए। गेहूं बाजरे से पेट नहीं भरता, नई फसल उगाएंगे। नई फसल? उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? हाँ, और इसके लिए मुझे पैसों की जरूरत होगी। गांव के सेठ धर्मपाल से कर्ज ले लूंगा। गांव में उसी के पास पैसा है, और अच्छे बीज और खाद लाकर खेत में डालूंगा। इस बार या तो आड़ या पार। ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे वैसा कीजिए, लेकिन ध्यान रखिए, कर्ज लेना आसान होता है, लौटाना नहीं। सेठ धर्मपाल का ब्याज बहुत भारी है। अरे तुम इसकी फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। एक बार फसल हो गई तो सब चुकता कर दूंगा। अगले दिन कैलाश सेठ धर्मपाल की हवेली पहुंचा। सेठ अपने मुनीम के साथ बही खाता देख रहा था। राम राम सेठ जी। राम राम। क्या बात है कैलाश, सुबह सुबह कैसे आना हुआ? सेठ साहब, वो मुझे कुछ पैसे कर्ज चाहिए थे। कर्ज? कितना? 5,000 रुपए मिल जाते तो। 5,000? क्या करेगा इतने पैसों का? तेरी जमीन तो 2,000 भी ना कमाए। सेठ जी, इस बार मैं खेती में कुछ नया करने की कोशिश करना चाहता हूं। नकदी फसल उगाऊंगा। जैसे ही फसल तैयार होगी, मैं वादा करता हूं, पूरा पैसा आपको वापस दे दूंगा। आप बस थोड़ा भरोसा रखिए। देख कैलाश, मेरा ब्याज तुझे मालूम है, 2% महीना। मैं कम ब्याज नहीं लेता, और अगर वक्त पर पैसा नहीं आया तो मैं क्या करता हूं,
ये भी तुझे मालूम होगा, जमीन जायदाद सब नीलाम करवा दूंगा। और अगर तुझे मंजूर है तो पैसे ले जा, वरना मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। हाँ ठीक है सेठ जी, मुझे मंजूर है। आप बस पैसे दे दीजिए, इस बार मैं मेहनत से एक एक पैसा चुकाऊंगा। सेठ से पैसे लेकर कैलाश ने बाजार से सबसे अच्छा बीज और खाद खरीदा और अपने खेत में जी जान से जुट गया। वह दिन रात खेत में पसीना बहाता। उसने अपने बेटों रमेश और सुरेश को भी काम पर लगा दिया। देखते ही देखते 5 महीने बीत गए। खेत में फसल लहलहा रही थी। इतनी अच्छी फसल गांव में किसी की नहीं हुई थी। कमला, अरे कमला, कहाँ हो? ईश्वर की कृपा से इस बार फसल बहुत अच्छी हो गई है। ऐसी फसल मैंने आज तक नहीं देखी। देखना, इस बार हम पूरे गांव में सबसे अमीर बन जाएंगे। सेठ का कर्जा भी चुका देंगे और ऊपर से बहुत पैसा बचेगा। आपने इतनी मेहनत की है जी, भगवान ने देखा है और वह आपको जरूर फल देंगे। बस कुछ ही दिनों में फसल कटने वाली है, फिर बहुत सारे पैसे होंगे। मैं सोच रहा हूं तेरे लिए शहर से एक साड़ी भी लाऊंगा। सच? हाँ, और रमेश सुरेश के लिए नए कुर्ते। अब हमारे दिन फिरने वाले हैं कमला। उसी रात कैलाश और कमला जब अपने अमीर होने के सपने देख रहे थे, तब आसमान में कुछ और ही पक रहा था। आधी रात को अचानक आसमान काला पड़ने लगा। बादलों की भयंकर गड़गड़ाहट से धरती कांप उठी। अरे देखिए जी, ये कैसी आवाज है? लगता है बारिश होगी। बारिश? बाहर तो बहुत तेज हवा चल रही है। लगता है कोई तूफान आ गया है। तभी बिजली कड़की और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। यह सिर्फ बारिश नहीं थी, यह आसमानी आफत थी। कैलाश के चेहरे का रंग उड़ गया। अरे नहीं, मेरी फसल कटने को तैयार है। अगर अभी पानी गिरा तो नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, वरना मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। बारिश पूरी रात होती रही। मूसलाधार बारिश जैसे आसमान फट पड़ा हो। हवा इतनी तेज थी कि कई घरों के छप्पर उड़ गए। कैलाश पूरी रात जागता रहा, अपने माथे पर हाथ रखे बस बाहर की आवाजें सुनता रहा। सुबह होते ही, बारिश के थमते ही कैलाश नंगे पैर खेतों की तरफ भागा। रास्ते में वह प्रार्थना कर रहा था कि सब ठीक हो, लेकिन जैसे ही वह खेत में पहुंचा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह वहीं घुटनों के बल गिर पड़ा। उसकी सारी फसल जो कल तक सोने की तरह लहलहा रही थी, अब कीचड़ में बिछी हुई थी। तूफान और बारिश ने सब कुछ तबाह कर दिया था। सारी फसल पानी में गल गई थी, एक दाना भी नहीं बचा था। वह उदास दिल लेकर अपने घर लौटा। कमला ने उसकी हालत देखकर ही सब समझ लिया। अरे कमला, मैं तो बर्बाद हो गया, सब खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा। अब हम क्या करेंगे? सेठ अब पैसों के लिए आएगा। मैं बर्बाद हो गया हूँ, बर्बाद हो गया। वह अपना सिर पकड़कर बैठा ही था कि दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। कैलाश, ओ कैलाश, बाहर निकल। कैलाश का दिल डूब गया। सेठ धर्मपाल था। वह अपने 2 लठैतों के साथ खड़ा था। अरे ओ कैलाश, फसल कट गई सुना है। ला, निकाल मेरे पैसे। कब से इंतजार कर रहा हूं तेरे पैसों का। अरे अब तो हद हो गई। आज भी आया हूं तो खाली हाथ तो मैं जाऊंगा नहीं। सेठ जी, मैं बर्बाद हो गया। सेठ जी, मेरी बात सुनिए। रात को जो तूफान आया, बारिश ने सब बर्बाद कर दिया। खेत में कुछ भी नहीं बचा, सब गल गया। मैं चाहकर भी आपके पैसे नहीं लौटा पाया, लेकिन मैं भागा नहीं हूं। मैं यहीं हूं और मैं वादा करता हूं कि आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। थोड़ा वक्त दे दीजिए। अबे कैलाश, बकवास मत कर। तूफान आया तो मैं क्या करूं?
मैंने पहले ही कहा था मुझे वक्त पर पैसे चाहिए। अब अगर पैसे नहीं हैं तो मेरी जमीन लौटा दे या कुछ ऐसा कर जिससे मेरा नुकसान पूरा हो। ओ सेठ जी, मुझ पर रहम करो, सिर्फ 6 महीने दे दीजिए, बस 6 महीने। मैं अपने खेत को फिर से तैयार करूंगा और इस बार जो भी होगा सब आपको दे दूंगा। मैं हाथ जोड़ता हूं सेठ जी, मेरी मजबूरी समझिए। 6 महीने? ठीक है, 6 महीने और देता हूं, लेकिन कान खोलकर सुन ले कैलाश, ब्याज 5% महीना लगेगा और 6 महीने के बाद एक भी दिन नहीं मिलेगा। और अगर पैसे नहीं दिए तो तेरा यह घर, यह खेत सब नीलाम कर दूंगा। सड़क पर आ जाएगा तू। सेठ और उसके आदमी चले गए। कैलाश वहीं जमीन पर ढह गया। कमला देखो हालात कैसे हो गए हैं। 6 महीने में 2 गुना पैसा कहाँ से लाऊंगा? वो सब कुछ छीन लेगा। अब कुछ करना होगा वरना हम सड़क पर आ जाएंगे। क्या करेंगे जी? भगवान भी तो हमारा साथ नहीं दे रहे हैं। सब कुछ खत्म हो गया। एक बात सोच रहा हूं कमला। क्या? क्यों ना अनन्या को अपने घर बुला लूं? क्या मतलब? आपने ही तो उसे रखने से मना किया था। अरे पगली, मतलब ये कि अब तो सबको यकीन हो गया है कि मैं कितना मजबूर था। अगर मैं अब शिवपुर जाऊं, रोऊं, गिड़गिड़ाऊं, कहूं कि मेरा दिल बदल गया है, मैं अपनी भतीजी को अपनाना चाहता हूं, उसे प्यार देने की बात करूं, तो वह मना नहीं करेगी। वो अकेली है, परिवार के लिए तरस रही होगी। लेकिन उससे हमें क्या मिलेगा?